दोस्तों बात है साल 1920 की, जब बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेट्रे ने पूरी दुनिया के सामने एक थ्योरी लाई, जिसमें उनका मानना था कि ये पूरी यूनिवर्स का शुरुआत सिर्फ एक पॉइंट से हुई है। लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था। इस घटना के 10 साल बाद एडविन हबल ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे थे। इस खोज के बाद सभी साइंटिस्ट को पता चला कि अगर कोई दोनों चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वो कभी ना कभी एक ही जगह पर होंगे। यही थ्योरी आगे जाकर बिग बैंग के नाम से जाना गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बिग बैंग थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। Where people don't mince words very much. The setting, giant antennas, monstrous eyes. Incredibly important for our studies with the Hubble Space Telescope to realize that when we're looking at a galaxy, we're seeing it as it was millions of years ago, sometimes billions of years ago. And that the order that the universe is being created by Every particle of light and energy rushing away from every other particle. आज से लगभग 15.7 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का आकार बहुत ही छोटा पॉइंट जैसा था, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मौजूद थी और उसी छोटे आकार में ज़्यादा एनर्जी होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हो गया। इस एक्सप्लोजन का स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, एक पिन हेड का साइज भी इस पॉइंट से 1000 गुना बड़ा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी छोटी चीज़ से हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। एक्सप्लोजन की वजह से ये जो छोटा सा पॉइंट एक्सपांड करके इतना बड़ा बन गया, इस प्रोसेस को कॉस्मिक इम्प्लोजन कहते हैं। इसके दौरान हमारा यूनिवर्स 1 बिलियन किलोमीटर तक एक्सपांड हो गया, लेकिन इसके बाद एक्सपांशन धीमा हो गया और इसी प्रोसेस के दौरान क्वार्क्स और ग्लूऑन जैसे एलिमेंटरी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। और क्या आप जानते हैं, इतनी सारी क्रियाक्रम यूनिवर्स शुरू होने का सिर्फ एक ही सेकंड में हो गया था, जबकि यूनिवर्स का टेम्परेचर 10 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस था। और तभी एलिमेंटरी पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स फ्रीली घूमने लगे। दोस्तों, एक क्वार्क्स पार्टिकल और कुछ नहीं, बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाने के लिए काम आते हैं। और बाकी जो ग्लूऑन्स होते हैं उसमें फंडामेंटल फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स होते हैं, वो सब जाके क्वार्क्स पार्टिकल को जोड़ने में हेल्प किए। कुछ ही समय यानी कि 1000 पर 1 सेकेंड के बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर उतनी ही कम हुई थी कि एक से ज़्यादा क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन किया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ठंडी टेम्परेचर में एक दूसरे के पास आए तभी मैटर और एंटीमैटर बनने लगे। मैटर और एंटीमैटर वो होते हैं जिनका मास सेम में होता है लेकिन चार्ज अपोजिट रहते हैं। अगर कभी ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और उसी के साथ प्योर एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन अगर मैटर और एंटीमैटर यानी कि पार्टिकल और एंटीपार्टिकल हमेशा एक दूसरे को ख़त्म करते रहते तो पूरी यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचता। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही छोटी मात्रा में मैटर, लगभग 1 बिलियन में एक पार्टिकल इस जंग में बच गया और इसी पार्टिकल से आज का फिजिकल वर्ल्ड बना। अब इस यूनिवर्स को बनने में 3 मिनट हो गए थे जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्यूजन होकर ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर सिंथेसिस कहते हैं। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। दोस्तों, आइसोटोप बेसिकली वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। और इसी प्रोसेस के दौरान कुछ ही न्यूक्लियाई मिलकर बहुत ही कम अमाउंट में हीलियम का भी फॉर्मेशन कर रहे थे। यही प्रोसेस 20 मिनट तक चलती रही। इसके बाद न्यूक्लियर फॉर्मेशन बंद हो गया क्योंकि हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होने के साथ हाई रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल रहा। फाइनली 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स एक्सपांड करके और भी ज़्यादा बड़ी और ठंडी हो गई थी और इसी कंडीशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में वापस आने लगे। इसी समय न्यूट्रल, हाइड्रोजन और हीलियम एटम मिलने लगे। इस एज में आते आते बहुत सारे एटम फ्रीली यूनिवर्स में घूमने लगे। और आप सबको पता ही होगा, एटम का भी मास होता है और जहाँ मास होता है वहाँ ग्रेविटी भी ज़रूर होगी। और इसी ग्रेविटी ने 100 मिलियन साल तक हाइड्रोजन और हीलियम क्लाउड्स बनाने लगे। बिग बैंग के 180 मिलियन साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम क्लाउड्स हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और भी ज़्यादा पास आने लगे और इनमें फ्यूजन होने लगा। इससे हमारा पहले स्टार्स पॉपुलेशन 3 मिलने लगे। इस टाइम पीरियड को कॉस्मिक डॉन बोलते हैं। दोस्तों, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 2 से भी ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक और उससे भी ज़्यादा नए एटॉमिक न्यूक्लियाई और सब एटॉमिक पार्टिकल क्रिएट करते हैं।
लेकिन नए एटॉमिक न्यूक्लियाई का मास पुराने एटॉमिक न्यूक्लियाई के मास से कंपैरेटिवली कम होता है और यही मास डिफरेंस एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। पॉपुलेशन 3 हाई टेम्परेचर होने के कारण फटने लगे और इसी दौरान बहुत सारी एनर्जीज, डस्ट पार्टिकल, गैसेस क्लाउड्स और मेटल्स रिलीज हुई। समय बीतने के साथ साथ ये सभी चीज़ें धीरे धीरे पॉपुलेशन 2 की शुरुआत की। कुछ साल बाद पॉपुलेशन 2 फटने की वजह से बहुत सारी मेटालिक कंटेंट प्लानिटरी नेबुला और सुपरनोवा के जरिए इंटरस्टेलर मीडियम तक पहुंचे, जिससे एक और नई स्टार की शुरुआत हुई जिसको हम पॉपुलेशन 1 के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंट डे में उन तीनों टाइप्स के स्टार्स की पोजीशन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में देखते हैं। इस पिक्चर में जो ब्लू कलर्स की स्पाइरल आर्म्स दिख रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स, गैस और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं और इसके अंदर जो येलो कलर की एलिप्टिकल शेप दिख रहा है इसके अंदर और भी ज़्यादा स्टार्स और क्लस्टर्स मौजूद है। इसे गैलेक्टिक बॉल्स कहते हैं। ब्लू कलर के रीजन में पॉपुलेशन 1 के स्टार्स और येलो कलर के रीजन में पॉपुलेशन 2 और पॉपुलेशन 1 दोनों के स्टार्स प्रेजेंट हैं। इन तीनों टाइप के स्टार्स की मेटालिक और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंस स्टार्स के एज के अनुसार अलग अलग होते हैं। यानी कि पॉपुलेशन 3 में आने वाले स्टार्स पॉपुलेशन 1 और 2 में आने वाले स्टार्स के कंपैरिजन में कम मेटालिक और केमिकली रिएक्टिव होते हैं। पॉपुलेशन 3 वाले स्टार्स हमारे प्रेजेंट स्टार से 1000 सोलर मास ज़्यादा बड़े होते थे और यही सभी स्टार्स 2 से 5 मिलियन साल तक जीवित रहे। दोस्तों, सोलर मास एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास होता है जो कि स्टार्स, क्लस्टर्स, नेबुला, गैलेक्सी के मास को रिप्रेजेंट करता है। आप इस पिक्चर में सोलर सिस्टम की मास डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। पॉपुलेशन 2 की शुरुआत यूनिवर्स शुरू होने से कुछ ही समय बाद पॉपुलेशन 3 से हुआ था और इसी वजह से पॉपुलेशन 2 में दिखने वाले स्टार्स के पास कंपैरेटिवली हाई मेटालिसिटी और हाई केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और यही सभी एलिमेंट्स हीलियम से थोड़ी सी ज़्यादा हेवियर होते हैं। पॉपुलेशन 3 डिस्ट्रॉय होने पर सारे मेटालिक कंटेंट पॉपुलेशन 2 के पास ट्रांसफर हुआ था। वैसे ही पॉपुलेशन 2 डिस्ट्रॉय होने पर पॉपुलेशन 1 के पास सारे मेटालिक कंटेंट ट्रांसफर हो गए और इसीलिए पॉपुलेशन 1 यानी कि यंगेस्ट स्टार के पास कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा मेटालिक कंटेंट पाए जाते हैं। हमारे सन भी इसी पॉपुलेशन में गिने जाते हैं। हाई केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट्स और मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होने से इसी पॉपुलेशन में प्लानिटरी सिस्टम क्रिएट हो पाए। बहुत सारे स्टार्स बनने के बाद अब बारी थी गैलेक्सी बनने और यूनिवर्स का पहला गैलेक्सी GNZ11 है। उसके बनने के दौरान ही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बन रहा था, लेकिन GNZ11 का मास हमारे गैलेक्सी का कंपेयर में बहुत ही छोटा यानी कि 1% होने के कारण मिल्की वे गैलेक्सी पूरा क्रिएट होने में 4.6 बिलियन साल ज़्यादा लगे थे। दोस्तों, तो ये रही यूनिवर्स बनने की पूरी कहानी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो।